हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सिलेबस ब्रेकडाउन के बारे में। मतलब सिलेबस जो आपका यूनिट एग्जामिनेशन का है वो कैसे टूटा हुआ है 10 पार्ट्स के अंदर। 10 पार्ट्स हैं तो, लेकिन जो एग्जामिनेशन के अंदर पेपर आता है वो कुछ ही पार्ट्स से ज्यादा डोमिनेट करता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में सिलेबस समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो सबसे पहले जो आपको सिलेबस दिखता है वो ऐसे दिखता है कि भाई आपका 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट्स जब आप उसके पॉइंट्स देखने शुरू करते हो तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी पार्ट से इक्वली पूछा जा रहा है। शुरुआत की 3 यूनिट है एंशिएंट इंडिया की है, फिर 3 यूनिट है मिडिवल इंडिया की है, फिर 3 यूनिट है मॉडर्न इंडिया की, और फिर 1 यूनिट आपका आता है हिस्टोग्राफी। तो ऊपर ऊपर से देख के तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इक्वल डिवीजन है, तो मे भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूनिट वाइज जो पूछे जा रहे हैं वो इक्वल पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल एंशिएंट इंडिया से वही 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 के आसपास, मिडिवल से 30 के आसपास एंड मॉडर्न इंडिया 30 के आसपास। लेकिन जब आप अंदर डिटेल में देखते हो एंशिएंट इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, या मिडिवल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, तो या मॉडर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, तो आपको सरप्राइज देखने को मिलता है। तो ये एनालिसिस मैंने किया, ठीक है, और ये एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको सिलेबस भी समझाऊंगा और साथ साथ वो 3 यूनिट भी बताऊंगा कि जहां से 50% पेपर आता है, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। तो एंशिएंट इंडिया के जो मेजर टॉपिक्स है वो क्या है। सबसे पहले तो एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा टॉपिक एंशिएंट इंडिया का सोर्सेज, जहां पे आपके जो लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक स्रोत हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, ये फॉरेन ट्रैवलर्स के काउंट, वो सब आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको स्टोन एज देखने को मिलती है, पैलोलिथिक, न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक एज देखने को मिलती है। फिर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरुआत कैसे हुई, मेजर साइट्स कौन कौन सी थी, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर यहाँ पे आपको वैदिक एज देखने को मिलता है। फिर महाजनपद की तरफ आप जाते हैं, फिर इसी टाइम पर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म भी देखने को मिलता है। महाजनपद के करीब ही बुद्धिज्म जैनिज्म अजीविकास का उदय होता है। तो ये हो गया आपका यूनिट 1। ये हो गया आपका यूनिट 1। इस तरीके से आपको वेटेज दिख रहा है टॉपिक्स का। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट शुरू होता है मगध के साथ। मगध का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे। फिर उसके साथ मौर्यन एम्पायर, मौर्य की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, उसकी राजनीति देखते हैं हम, समाज समझते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था समझते हैं। अशोक का धम्म क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, नेचर एंड एडिक्ट्स, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर पोस्ट मौर्य। तो ये मेजर जो यूनिट 2 है वो मौर्य से डोमिनेट आपको दिख रहा है। मौर्य के बाद भी है, ठीक है, सातवानाज है, पोस्ट मौर्याज है, जैसे कि इंडो ग्रीक से सुंगाज है, कुशान्स है, सातवाना संगम है। फिर रोमन्स के साथ किस तरीके से व्यापार था, एंड गुप्ता है। मेजरली जो डोमिनेट कर रहे हो मौर्यन से आपको डोमिनेट करता हुआ दिखता है यूनिट 2, जो कि अपने आप में ही मौर्यास को अलग से दिखा दे रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यूनिट 2 से मौर्यास के ऊपर ही पूछे जाते हैं। इन पार्ट से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मौर्यास के अलावा है, और वो जरूरी भी नहीं कि आपको हमेशा पूछा जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि भाई आपको इंडो ग्रीक से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, सातवानाज या संगम से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, यह व्यापार रोमन दुनिया के साथ कैसा था, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। गुप्ता से एक या दो हमेशा आता है, लेकिन मेजरली जो डोमिनेट करता है और जो हमेशा आता है वो मौर्यास है। फिर हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 है आपका कि जहां पे हम रीजनल किंगडम्स देखते हैं, जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और वो अलग अलग थी। ठीक है भाई, डेक्कन के अंदर कौन कौन से, चालुक्याज, अशोकाज, कत्याज, होयसालाज। दक्षिण भारत में कौन से थे, पल्लवास, चोलास, पांड्याज। पूर्वी भारत के अंदर पालास, सेनाज, कामरूप हो गए। उत्तर भारत के अंदर गुजर, प्रतिहार, परमार्स हो गए। फिर इसी टाइम पीरियड पे हम देखते हैं फ्यूडलिज्म का उदय। फ्यूडलिज्म भी आपका यूनिट 3 के अंदर आ जाता है, यानी कि हम अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, वो भी यूनिट 3 के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंड जैसे ही मैं अर्ली मिडिवल इंडिया आपको बोलूं तो आप समझ जाइए कि सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा क्वेश्चंस के मामले में ये ही टॉपिक डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इसी टाइम पर टेंपल आर्किटेक्चर और भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होना। तो ये अर्ली मिडिवल वाला जो भाग है, जो यूनिट 3 का लास्ट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है अगर हम इस पार्ट के अंदर देखें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टाइम पे इस यूनिट 3 के अंदर अर्ली मिडिवल से देखने को मिलेंगे, और रीजनल किंगडम से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम चलते हैं, तो यहां पे पूरा मिडिवल इंडिया दिया हुआ है। अगर आप एंशिएंट इंडिया देखोगे यूनिट 3 तक जो हमें दिखता है विद अर्ली मिडिवल इंडिया, तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि भाई छोटे छोटे टॉपिक्स मिले हुए हैं और हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहां पे अलग डिवाइड नहीं किया। जब हम राजनीतिक विकास देखते तो पूरा मध्यकालीन भारत यूनिट 4 के अंदर आ गया। ठीक है, सोर्सेज आ गया, दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल्स आ गया, मुगल का डिक्लाइन, लेटर मुगल्स,
विजयनगर बहामनी, मराठास, मराठा संघ एंड भाई रीजनल पावर्स। पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूनिट 4 का यहां पे आ जाएगा। यूनिट 5 में क्या आएगा? जो यूनिट 4 में था उसी का ही एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। चाहे सल्तनत का प्रशासन देखिए, शेर शाह का सुधार, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, विजयनगर मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी वाला पार्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि के अंदर क्या हुआ, सिंचाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया आपका, उद्योग, वस्त्र, हस्तशिल्प, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, करेंसी, हुंडी। तो ये आपका कौन सा हो गया? आपका यूनिट 5। यानी कि यूनिट 4 जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था, उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको यूनिट 5 के अंदर देखने को मिलेगा। अब यूनिट 6 पे आप कहां पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जो हमें यूनिट 4 के अंदर जिनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला था, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट सोसाइटी जो हम बोलते हैं, वो हमें यूनिट 6 के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि हम यहां पे क्या देखेंगे? समाज, सूफी ऑर्डर, सूफी सिलसिले कौन कौन से, भक्ति मूवमेंट, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, वुमेन सेंट्स मिडिवल इंडिया के अंदर, सिख मूवमेंट, गुरु नानक खालसा आदि ग्रंथ, फिर सामाजिक वर्गीकरण कैसे हुआ, उलेमास कौन हुआ करते थे, राजपूत सोसाइटी, ग्रामीण समाज, फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? यूनिट 6 के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट 6 वो वाला पार्ट है कि जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, नहीं, बिल्कुल डोमिनेट नहीं करता। यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, ओवरऑल क्वेश्चंस देखूं, तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अगर मैं यूनिट 5 के अंदर देखूं, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डोमिनेट क्या करता है मिडिवल इंडिया में? मिडिवल इंडिया में ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास पूरे मिडिवल इंडिया का। देन हम चलते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 है, अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बताऊं, कि जो ब्रिटिशर्स का पूरा डेवलपमेंट हुआ विद यूरोपियन पावर्स का किस किस तरीके से आना, उसके अराउंड पूरा 7 के अंदर आ जाता है। सोर्सेज, यूरोपियन पावर, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डैनिश, फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत यहाँ पे स्थापित की, क्या रिलेशन थे उनकी बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब के साथ, 1857 क्रांति, प्रशासन कैसा था, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, कंपनी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सुशासन भी यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, करीब 7, 8, 10 के करीब क्वेश्चन भी आ जाए ना तो सरप्राइज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है यूनिट 8। यूनिट 8 भी ब्रिटिशर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे आ जाता है इकोनॉमी वाला पार्ट, ओके। ट्रेड कैसा था, कमर्शलाइजेशन, कृषि का व्यापारीकरण कैसे हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद्युतीकरण, फिर उनकी ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति, फैक्ट्री लेजिस्लेशन, फैक्ट्री कानून, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, रेलवे, बैंकिंग, संचार, न्यू अर्बन सेंटर्स, फेमीन्स, एपिडेमिक, गवर्नमेंट पॉलिसी, अकाल महामारी और सरकार की नीति क्या थी, एंड साथ ही साथ भारतीय नवजागरण यानी कि इंडियन रेनेसांस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है यूनिट 8। अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चंस बोलूं, यहां से ज्यादा बिल्कुल नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चन आपको ओवरऑल इस टॉपिक से, इस पूरे यूनिट से देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादातर आपका यूनिट 7 डोमिनेट करता हुआ दिखता है। यूनिट 9 है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल भाषा के अंदर एक्सप्लेन करूं, पूरा नेशनल मूवमेंट, जैसे जहां तक हम आजाद हुए और आजादी के बाद वाला भारत, सब इसके अंदर आ जाता है। ये कौन सा टॉपिक है? ये है आपका नेशनल मूवमेंट, सोशल इकोनॉमिक बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवाद की शुरुआत करना, उसका सामाजिक आर्थिक आधार भूमि देखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आना, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का आना, ठीक है, स्वराज स्वदेशी गांधी मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड INA, ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग, फिर उसके साथ साथ भारतीय हम आजाद कैसे हुए, प्रिंसली स्टेट्स का आना, संविधान का बनना, इकोनॉमिक प्लानिंग, पंचशील एंड इमरजेंसी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है आपका यूनिट 9। लास्ट टॉपिक है आपका जो कि है यूनिट 10, पूरा है इतिहास लेखन के ऊपर, हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी क्या होता है, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, बायस क्या है हिस्ट्री के अंदर। फिर हिस्टोग्राफी के अंदर जो चीजें आती हैं, क्रिटिसिज्म, ह्यूरिस्टिक्स, सिंथेसिस, प्रेजेंटेशन, वही सिंपल भाषा के अंदर को इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, विचारधाराएं क्या होती है इतिहास के अंदर, डिफरेंट स्कूल्स कौन कौन से हिस्टोग्राफी के, ओके भाई, रीजनल हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, सोर्स डेटा क्या होता है, थीसिस राइटिंग क्या होता है, फुटनोट्स, प्लेजरिज्म, एथिक्स क्या होता है,
अलग अलग इतिहास लेखन जो है भाई, रेनेसां हिस्ट्री, ग्रीक रोमन हिस्टोग्राफी, लियोपोल्ड रैंक के, मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन, स्पेंगलर हो गए, टॉयनबी हो गए, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो पूरा हिस्टोग्राफी इस पार्ट के अंदर आ जाता है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे 3 यूनिट बताइए, जो कि आपका वीडियो का टाइटल भी है, वो 3 यूनिट कौन सी जहां से सबसे ज्यादा पेपर पूछा जाता है, 50% से ज्यादा पेपर आपको देखने को मिलेगा, वो है यूनिट 147। यूनिट 1 है आपका एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला यूनिट, सोर्सेज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के अंदर आते हैं। फिर आपका आ जाता है स्टोन एज, एक क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा से 1 या 2 आएगा, पैराग्राफ भी आ जाता है कभी कभी 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ, वैदिक एज से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के आसपास भाई स्टेट स्ट्रक्चर यहां पे कैसा था, फिर महाजनपद, यस 1 या 2 क्वेश्चन, एंड साथ में बुद्धिज्म जैनिज्म 3 या 4 क्वेश्चन, 3 भी आते हैं 4 भी आए हुए हैं। तो ओवरऑल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंशिएंट इंडिया के अंदर, हैवी वेटेज जिसका है। अगर मैं इसके साथ मौर्यास को और डाल दूं, और ज्यादा इसका वेटेज हो जाता है एंशिएंट इंडिया का। समझ में आई बात? तो ये टॉपिक करने बहुत जरूरी है आप लोगों को। देन हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है, यूनिट 4 जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मिडिवल इंडिया, पूरा राजनीतिक विकास यहां से हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट यूनिट, मिडिवल इंडिया का फर्स्ट यूनिट, यानी कि 1 और 4 सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। पूरा राजनीतिक विकास कैसे हुआ भाई पूरे मिडिवल इंडिया के अंदर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। देन यूनिट 7, ब्रिटिशर्स के राउंड, पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के राउंड भाई, सोर्सेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, कैसे यूरोपियन पावर्स यहां पे आनी शुरू हुई, ब्रिटिश की रिलेशंस जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनके साथ, बंगाल और हैदराबाद के साथ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सिविल सर्विसेज, उनकी पुलिस, उनकी जुडिशरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ये 3 यूनिट आपका 50% से ज्यादा सिलेबस कवर करती हैं हिस्ट्री के अंदर, 50% से ज्यादा। इसके अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और डाल दूं तो और बड़ा वेटेज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर आप एंशिएंट इंडिया में जैसे मौर्यास को ऐड करोगे एंड जैसे अर्ली मिडिवल इंडिया को ऐड करोगे, आपका और वेटेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर मैं मिडिवल इंडिया में बोलूं कि मिडिवल इंडिया में भक्ति और सूफी मूवमेंट भी ऐड कर दीजिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ, जो राजनीतिक विकास हुआ उसके साथ, तो उसका वेटेज और बढ़ जाएगा। अगर मैं मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश के साथ नेशनल मूवमेंट की, राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ उसके अराउंड थोड़ा सा एक टॉपिक और ऐड कर दूं, वेटेज और बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो टॉपिक्स है जो मैंने आपको समझाई, ये पूरा का पूरा जो वेटेज है पूरे पेपर के अंदर 70 से 75% तक लेके चले जाएंगे। बाकी से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो मैंने आपको पूरी इस वीडियो के अंदर समझाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पेपर 1 की, यूजीसी हिस्ट्री एग्जामिनेशन की यहीं पे आपको मिलती है। इन केस आप वो स्टूडेंट हैं जो बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो बैचेस के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। इस टाइम पे सेल भी चल रही है। अगर बूस्टर कोर्स जून 2026 के अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एनरोल करना है मैं समझा देता हूं। आप यहां पे जाइए, इसी वीडियो के अंदर यहां पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे क्लिक कीजिए, स्पेशल ऑफर क्लिक हियर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसे पेज खुल के आ जाएगा जहां पे प्राइस की पूरी डिटेल्स हैं, ठीक है। आप यहां से एक क्लिक के साथ एनरोल कर सकते हैं। इस प्राइस पे आपको एनरोल नहीं करना है। अप्लाई कूपन के अंदर जाइए, गेट यूजीसी को हटा दीजिए, ठीक है। यहां पे लिखिए अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी लिख दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए, तो आपका सस्ता हो जाएगा। अगर आपको जून 2026 तक ही चाहिए कि मुझे बूस्टर कोर्स चाहिए, रिवीजन करना है, अपना शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करना है, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये पर मंथ के हिसाब से है, जैसे 1 महीना होगा और नेक्स्ट महीना होगा, आपका ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा जब तक आप चलाना चाहते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, ऐप के अंदर ये ऑप्शन आता है, जिस ऐप से आप पेमेंट करेंगे आप वहां से बंद कर सकते हैं। इन केस आपको 2 ही महीने का चाहिए, आप इसको पेमेंट को स्टॉप कर सकते हैं, आपको रुक जाएगा, ठीक है। अगर आपको जून तक का पूरा बूस्टर कोर्स चाहिए, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 टाइम ही पेमेंट होता है, ये पर मंथ होता है, ठीक है। ये पर मंथ है, ये 1 टाइम पेमेंट है, ये बार बार नहीं कटता है, ये हर महीने कटेगा जब तक आप रोकेंगे नहीं। आप जैसे 2 महीने हो, अगर आपको लगेगा आपको रोकना है, आप रोक सकते हैं। अगर आप दिसंबर तक के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहां तक कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर तक की तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और थोड़ा और लंबा चाहते हैं कि अगर आप मास्टर्स के अंदर हैं और मुझे थोड़ा और सब टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है। आपको पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारी चीज मिल जाएंगी और आप फटाक से यहां से एनरोल कर लीजिए।
ठीक है गाइज, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको मिलती है पेपर 1 एंड पेपर 2 हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।